Assalamualaikum. वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 20 है, जिसमें हम चैप्टर 7 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने लास्ट क्लास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिटेल में स्टडी किया था और एक थोड़ा सा आइडिया लिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, इसके बारे में आपको स्लाइड्स में बताऊंगा। और लास्टली सेंट्रीफ्यूग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉर अ बॉडी, एक बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए। ऐसी फोर्स जो उस बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अट्रैक्ट करे, यानी एक ऐसी फोर्स जो उस बॉडी से निकल के डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी उस सर्कल के बीच में जिस सर्कुलर पाथ में वो बॉडी मूव कर रही है। ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, दैट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो होगी अलोंग द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, यानी उसके रेडियस की डायरेक्शन में, उसके रेडियस की सीध में। द बॉडी विल बी मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव कर रही होगी, लेकिन क्योंकि सर्कुलर पाथ में होगी तो उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंस पे चेंज हो रही होगी, और बिकॉज द डायरेक्शन विल बी चेंजिंग, देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी चेंज होगी, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। इस बॉडी का मास है m, जिस सर्कल में ये मूव कर रही है उसका रेडियस है r, एंड जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, जिस कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही है, वो है v। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से F is equal to ma, यानी the force applied on an object is equal to the product of its mass and acceleration। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इक्वल होगी किसके? उसके मास और उसकी एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, यानी उसके मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था v²/r। अगर इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को हम F इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, जहां पे m उस बॉडी का मास है, v उस बॉडी की कांस्टेंट स्पीड है, और r जिस सर्कल में वो मूव कर रही है उसका रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 रिलेशंस हैं, विद द मास ऑफ द बॉडी, विद द स्पीड ऑफ द बॉडी, एंड विद द रेडियस ऑफ द सर्कल इट इज मूविंग इन। जिस सर्कल में वो मूव कर रही है उसके रेडियस से। मास और स्पीड जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द स्क्वायर ऑफ योर लीनियर स्पीड। जबकि जो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम फोर्स होगी, जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मून और अर्थ का केस देखें, क्योंकि मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, अर्थ को जो है वो ऑर्बिट करता है, तो जिस सर्कल में मून ऑर्बिट कर रहा है उसका सेंटर अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि मून के ऊपर एक ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? ये आ रही है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से। जिस तरह अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरह सन बाकी दूसरे प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से अट्रैक्ट करता है और वो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। A car of mass 1500 kg is moving in a circular track of radius 20 meter at a constant speed 20 meter per second। एक मास है, एक कार है जिसका मास है 1500 kg,
जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 20 मीटर और उसकी कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। मास, रेडियस और स्पीड दी हुई है, आपने सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, F इज इक्वल टू mv²/r, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा 30,000 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी तो एक इक्वल मैग्नीट्यूड की मगर ऑपोजिट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे वापस अप्लाई होगी। इसका मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट से टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरी फोर्स भी होगी जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अप्लाई हो रही होगी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल है और इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड का। ये फर्स्ट करें, एक फार्मूला 1 कार है, जो रेसिंग कार्स होती हैं, ये एक फार्मूला 1 कार है जिसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स g, यानी मास टाइम्स ग्रेविटी। और इसी पॉइंट से एक अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसके साथ साथ इस कार के ऊपर एक थर्ड फोर्स भी अप्लाई होगी जो होगी फ्रिक्शन, जो कि इस कार के मोशन को अपोज करेगी। अब आप इमेजिन करें, अगर इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी और ये गाड़ी टर्न कर रही होगी, अगर बहुत तेज स्पीड में गाड़ी टर्न कर रही होगी, if the speed is more, the force is insufficient to maintain acceleration। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स अगर गाड़ी मूव कर रही होगी, सर्कल में टर्न कर रही होगी, तो एक इमेजिनरी सर्कल होगा, यानी वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही होगी उस कार के ऊपर। मगर उस सेंट्रीपिटल फोर्स के पास भी एक लिमिट है, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड तक वो फोर्स अप्लाई हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो पूरी नहीं पड़ेगी। और अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स इनसफिशिएंट है, मतलब पूरी नहीं है, तो गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी, उसका जो सर्कुलर मोशन है वो ब्रेक हो जाएगा और गाड़ी स्किड करके एक बड़े कर्व में टर्न हो जाएगी। अब ऑफ कोर्स जब गाड़ी बड़े टर्न में मूव कर जाएगी तो गाड़ी का कंट्रोल लूज हो जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए जो हाईवे के ऊपर गाड़ियां बहुत तेज़ी से जा रही होती हैं और हाईवे के ऊपर अगर कोई टर्न हो तो उस टर्न को बैंक किया जाता है, मतलब एक सर्टेन एंगल पे टिल्ट कर दिया जाता है। बैंकिंग का मतलब है एक सर्टेन एंगल पे टिल्ट कर देना। तो हाईवे पे अगर गाड़ी बहुत तेजी से टर्न कर रही है तो उसके अंदर चांसेस हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर की तरफ फॉल कर जाएं, यानी दरवाजे के साथ लग जाएं, और अगर खुदा ना खासा दरवाजा खुल गया तो लोग बाहर भी गिर सकते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम रोड्स को बैंक करते हैं। इससे होता क्या है कि अब ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमें पता है वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, किसी एंगल पे एक्ट नहीं करता। अगर वेट इस तरह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन इस सर्टेन एंगल पे होगा, इसलिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द सरफेस। हमारे रोड का सरफेस तो ये है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अगर वेट एक सर्टेन एंगल पे है जो कि थीटा है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ा था। जब हम इस फोर्स को, इस वेट को रिजॉल्व करेंगे तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो गाड़ी मूव कर रही है। अब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर एक फोर्स अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब रोड को बैंक करने की वजह से वेट का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इस एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स की मौजूदगी की वजह से गाड़ी ज्यादा स्टेबल होती है और इसके जो पैसेंजर्स है वो फॉल नहीं करते दूसरी साइड पे।
अच्छा, अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग बेसिकली अप्लायंस का नाम है। सेंट्रीफ्यूग में होता ही है कि इस तरह से एक डिवाइस होता है जो लैब्स में और एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड रख सकते हैं जिसके अंदर छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के डिफरेंट पार्टिकल्स हों। होता ही है कि जब आप इसके अंदर लिक्विड टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं तो इसके अंदर मौजूद एक जो मशीन, जो मोटर होती है, वो उन सिलेंडर्स को, उन टेस्ट ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाती है। तेज़ी से घुमाने की वजह से जितने भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो इसके सेंटर ऑफ रोटेशन यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन के करीब आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो लार्जर यानी बड़े और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसकी एक बहुत ही कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल है हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में हम गीले कपड़े डालते हैं, वो स्पिन करती है और कपड़े सूख के निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो सिलेंडर, जो एक सिलेंडर होता है उसके अंदर हम कपड़े डाल के उसको स्पिन कराते हैं तो बहुत तेज़ी से घूमता है। बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से जो वाटर के हैवी पार्टिकल्स हैं वो अवे हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी उस सिलेंडर के सेंटर से। जब वो सिलेंडर के सेंटर से अवे होके उसकी वॉल्स पे लग जाते हैं, उसकी वॉल्स पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा। उन होल्स के जरिए वो पानी बाहर चला जाता है और जो आपका कपड़ा है वो सूख जाता है। ये थी क्लास नंबर 20 जिसमें हमने चैप्टर 7 का पार्ट 2 कवर किया। थैंक यू।